इसमें भी सैटरडे देख रहे हो? हर चीज सैटरडे को ही लेते हो क्या? हाँ भाई, डिस्कशन निकालिएगा फटाफट। हाँ लिख तो लिया भाई, इतनी बड़ी सप्लाई है, एक दिन में आ जाएगी क्या? थोड़ा टाइम तो दो। ऑर्डर हो चुका है, अब टाइम लगेगा आने में। भाई पे विश्वास तो रखो, अब क्या मतलब। हाँ, साफल्य के सामने भी दो दुकान है, ऐसा है क्या? कितने रुपए की मिल रही है एक? 5? 350 की? बहुत महंगी मिल रही है यार। हमारे टाइम में तो 35 रुपए की आती थी। उसमें जो मेरे पास लिस्ट मिली है उसमें कुछ नाम फर्जी थे। एक में लिखा हुआ है स्टार, एक में लिखा हुआ था हनी सिंह। अच्छा, तुम ही स्टार थे। चलिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, रेस नंबर 73। यस, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। वैसे तो मैं आज बता दूंगा कि जब भी कोई बॉडी रेडिएशंस एमिट करता है तो वो रेडिएशन किसी एक यूनिक वेवलेंथ के नहीं होते। ठीक है, उसमें लगभग सभी वेवलेंथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना। वैसे आज मैं स्पेक्ट्रम कर्व बताऊंगा तो उसके थ्रू आपको ये और चीजें बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इंफॉर्मेशन बेस्ड है। पहली बात तो ब्लैक बॉडी होनी चाहिए और साथ ही साथ वो रफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसको पॉलिश कर दिया तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिरर। ठीक है, तो हमें एमिट कराने रेडिएशंस, तो एमिट वही बॉडी ज्यादा अच्छे से कर पाएगी जो रफ होगी और साथ ही साथ क्या होगी? ब्लैक होगी। इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एनी वन ऑफ यू, किसी को डाउट नहीं है भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 डाउट। टेम्परेचर जो है वो डबल कर दिया गया। अगर टेम्परेचर पहले टी था और टी से 2T कर दिया गया तो इतना तो तय है कि हमें ये पता है कि जो पावर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। तो अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो 2 की पावर 4 मतलब 16 टाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले पावर पी थी तो टेम्परेचर के डबल करते ही कितना हो जाएगी? 16P। तो पहले पी जब थी तो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा था डेल्टा टी, वो आ रहा था 1 डिग्री सेल्सियस का। कितने का चेंज आ रहा था? 1 डिग्री सेल्सियस का। अगर पावर 16 गुना होगी तो ऑब्वियस सी बात है, देख के समझ में आ रहा है कि इस समय जो चेंज आएगा डेल्टा टी वो कितने का आएगा? 16 डिग्री सेल्सियस का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। बी एंड डी, और कुछ है ही नहीं, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6। 6 हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7। 7 किसी को डाउट? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन है और यहाँ पे जब आप स्पेसिफिक हीट रखें तो वो आपको 0.1 किलो कैलोरी दिया हुआ है। तो उस 0.1 को और किलो कैलोरी का रिलेशन आगे दिया हुआ है। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या है? 4200। तो याद रखिएगा 0.1 को 4200 से जरूर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पुट ऑल वैल्यूज विद एसआई यूनिट। क्या ये बात समझ आ रही है? या आप लोगों ने आंसर निकाला है या देख के छोड़ दिया है? कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि अरे हाँ हाँ हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है? आंसर आ रहा है? पक्का भाई? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक सिंपल यूनिटरी मेथड का सवाल है ये। ठीक है,
ऊपर क्या लिखा हुआ है वो सब छोड़ो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन अ यूनिट एरिया पर सेकेंड, और ये वैल्यू आपको दी है 1.75 इंटू 10 की पावर 3। एक्चुअली आपको ये समझना चाहिए 1.75 इंटू 10 की पावर 3 ये वो एनर्जी है जो एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पे गिरती है। एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पे गिरती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। अब हमारे पास यहां पर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सोलर पैनल का एरिया भी कितना है 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलर पैनल पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी गिरेगी, तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया क्या है उसका 1। इज इट क्लियर? अब ये जो एनर्जी है इसका 10%, कितना 10% जो यूज हो रहा है वो पानी को गर्म करने में हो रहा है। तो इसका 10% मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, 10% मतलब कितना 0.1। पानी कितना 1 लीटर, 1 लीटर पानी मेरे हिसाब से 1000 ग्राम होता है। क्या मैं सही सोच रहा हूं क्या? क्योंकि डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा पानी के केस में हो सकता है। तो 1 लीटर पानी मतलब 1 kg। अगर आपसे बोला जाए कि 1 kg पानी का टेम्परेचर 30 से 50 पहुंचाना है तो कितनी हीट दोगे? एम एस, एस की वैल्यू पानी के लिए होगी 4.2 इंटू 10 की पावर 3। बी केयरफुल, 1 मत रख देना, क्योंकि 1 तो कैलोरी होता है। किसमें रखना होगा? एसआई यूनिट में। इज इट क्लियर? एम एस डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज, फाइनल 80 है, इनिशियल कितना था 30। ये पूछा गया है कि हमें यहां पर सवाल पढ़ लो, क्या पूछा गया है? टाइम टेकन, उस सोलर कुकर को कितना वक्त लगेगा। मैंने कहा इतनी एनर्जी वो 1 सेकंड में दे रहा है। कितने में दे रहा है? 1 सेकंड में। मुझे चाहिए इतनी एनर्जी, तो इतनी एनर्जी कितने समय में मिलेगी? मैंने कहा 1 सेकंड में इतनी, तो टी टाइम में इतनी, हाँ या ना? अरे भैया 1 सेकंड में इतनी और मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, तो मैंने कहा टी समय में कितनी देगा, इंटू टी। टी निकाल लो, डिवाइड मारो, यू विल गेट द आंसर। 1200 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जब साफ साफ उसमें बोल दिया इफ दे आर कैप्ट अंडर मिड डे सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये मैं कल भी चर्चा कर चुका हूं, किसी भी बॉडी का शेप साइज व्हाटएवर कुछ भी रहे, अगर किसी भी बॉडी को आप काफी लंबे समय के लिए सराउंडिंग में रख करके चले जाते हैं, देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल हैपन? क्या उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात। बॉडी हर टेम्परेचर पे एमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। एमिट ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या सराउंडिंग का। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो भी डायमेंशंस दिए हुए ना, ये सिर्फ तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, और तुम बन भी गए होगे, एरिया निकाल निकाल के चेक कर रहे होगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल है और 20 इंटू 15, ये सब की यहाँ जरूरत है ही नहीं। एरिया कुछ भी रहे, मैं तो कह रहा हूं कि उसका एरिया जो है वो इस बिल्डिंग के बराबर हो। काफी लंबे समय के लिए अगर कोई भी बॉडी छोड़ करके आप चले गए, जब वापस लौट करके आओगे, आई डोंट केयर अबाउट द एरिया, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? क्या अब बॉडी एनर्जी एमिट नहीं करेगा? हाँ करेगा। क्या एब्जॉर्ब नहीं करेगा? वो भी करेगा, लेकिन जितना देगा उतना लेगा, हिसाब बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा आंसर होना चाहिए? बोथ द कलेक्टर्स ए एंड बी विल शो नियरली द सेम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? 10th अभी मना किया हुआ था। एससी भी निकालिएगा फटाफट। एक मिनट देना, ये देना देना। कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्यों पूछ रहे हो बेटा? 4 तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। देखो भाई ऑनलाइन तालिबानियों, एक लैंप है जिसकी पावर दी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जो पावर होती है दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एमिट कर रहा है, और ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे? ये ब्लैक बॉडी है शायद, क्या ये लैंप ब्लैक बॉडी है? बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे लिखूंगा ई सिग्मा ए इंटू टीबी की पावर 4। क्या इतनी एनर्जी 1 सेकंड में एमिट करेगा?
और यही है पावर, यही क्या है उसकी पावर। मुझसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये शायद मुझे दिया हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 2000, मतलब 2 × 10 की पावर 3। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कैसे, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। क्या सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू क्या होगा 6 × 10 की पावर -8। एरिया, यहां पर गलती मत करना, लोग करते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर आएगा, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एल। क्या मुझे एल दिया हुआ है, क्या भाई यहां से आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं भाई। लाओ भाई, खरीद ली भाई तुमने तो एससीबी, मेरे पैसे क्या ऐसे बर्बाद करवाओगे क्या तुम लोग। अच्छा उधार लेके आओ 5 दिन के, टिक मार रहे हो तुम लोग तो उसमें, वापिस होगी वो। अच्छा 20 रुपए काटेगा बस। चलो एक काम करो, ऐसा करो तुम लोग अपने लेवल पे खरीदो, फिर पैसे दे देंगे, है ना। चलिए, कितने लोगों ने एससीबी नहीं की है, ईमानदारी से बताना, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक्सरसाइज इज्जत के साथ। क्यों भाई, कोई खास, तुमसे तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। क्यों बेटा, क्यों लास्ट, ये तो तबीयत खराब थी, मेरी भी तो खराब चल रही है, देखा नहीं है तुमने, नहीं तो इतनी खराब चल रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। है, है, है? चलो कोई नहीं, कर लेना आज, कर लेना ठीक है, जो नहीं कर पाए आज कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब हर क्लास में डांटने के बाद भी हम हर दूसरी क्लास में उसी मोड में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं आप लोग, थैंक यू। 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, सही आ रहा है, चेक करो कैलकुलेशन, 25, 25, देखिएगा ध्यान से, यहाँ का टेम्परेचर 40 है बताया गया है, यहाँ का टेम्परेचर 80 है, और यहाँ का भी कितना है 80। ये एल्यूमिनियम मान लीजिए, इसका के दिया हुआ है K1 और इसका के दिया हुआ है क्या K2। क्या दोनों का लेंथ सेम है क्या, हाँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है सेम, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ क्या है L। एक्चुअली में यहाँ का टेम्परेचर 40 रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट जो है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ भी हीट फ्लो करेगी और यहाँ से यहाँ भी करेगी। एक्चुअली यहाँ पे जो 40 है ना, यहाँ पे कोई सिंक लगा होगा, क्या लगा होगा सिंक, तो यहां से करंट आ रहा होगा कितना I1, और यहां से करंट कितना आ रहा होगा I2। तो यहाँ पे नेट पूछा गया कितना हीट विड्रॉ की गई, तो मैं कहूंगा नेट हीट जो विड्रॉ की गई क्या वो I1 + I2 के बराबर होगा, हाँ या ना में जवाब देना। मुझे लगता है I1 और I2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों केस में क्या है 40। क्या इसका थर्मल रेजिस्टेंस है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डायरेक्टली I1 की वैल्यू लिखी जा सकती है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R1, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R1, प्लस I2 की वैल्यू लिखी जा सकती है क्या टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R2। क्या सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इट वाज द 25, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन इतना आसान है कि अभी तुम्हें शर्म आ जाएगी, आ गई। तुम लोग क्या करते हो यार, तुम लोग होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते हो यार, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो उसने मना कर दिया होमवर्क करने के लिए, बहाने ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं भाई साहब, बस
वैक्सीन लगवा रहे हैं इसलिए आप पढ़ेंगे नहीं सर। एक मैसेज कर रहे हैं सर वैक्सीन लगवा रहे हैं इसलिए 2 दिन आ नहीं पाएंगे क्लास। हमने कहा अगर इनके हिसाब से अगर हम भी पढ़ाने लग जाए वैसा तो फिर हमें क्या बोलते हैं 365 दिनों में से क्या बोलते हैं 300 दिन तो छुट्टी करनी पड़ेगी। यस सर। देखो अगर मैं ये वाली लेंथ पूछूं ये वाली लेंथ तो आपको समझ में आनी चाहिए ये टोटल लेंथ जो है कितनी है 5 5 और 60 कितनी है 70। हाँ बेटा 5 5 और 60 70 होता है ना। यहां से एनर्जी 130 जूल आई। कितनी आई 130 जूल। अब यहाँ पे एनर्जी बटेगी कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा मान लो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है R2 और नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना है R1। क्या ये रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगा 130। आपको समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस कितना होता है जल्दी बताओ L अपॉन K। क्या K और A ऊपर वाले और नीचे वाले का सेम है तो जो भी रेजिस्टेंस होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। हाँ ना में जवाब देना। तो एक बात बताना ऊपर वाले का रेजिस्टेंस अगर R2 है और नीचे वाले का R1 है तो क्या मैं डायरेक्टली लेंथ का रेशियो लिख दूं। अगर लेंथ का रेशियो लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा। मैंने ये सुना था कि करंट जब बढ़ता है मान लो ऊपर वाले में करंट गया I2 और नीचे वाले में करंट गया I1 क्या करंट अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ेगा तो I1 बटे I2। हाँ या ना। बहुत बढ़िया 130 है 7/6 के रेशियो में बांट दो 70 और 60 70 और 60 इतना बढ़िया दिया हुआ है लो खत्म। यही है 26 खत्म। देखो कैसे बैठे हुए हैं शकल देख रहे हैं नालायक। शर्म नहीं आती तुम लोगों को हैं। खून नहीं खोलता मर चुके हैं तुम्हारे सेल। चिल चिल भाई चिल। पानी भी नहीं लाया नालायक। ट्वेंटी सेवन। अब देखो 26 हो गया तो 27 भी हो जाएगा ठीक है। उसमें भी डिवाइड करना है लेकिन एक्चुअली में क्या है उन्होंने बता दिया कि इसका और इसका के भी अलग है। तो जब आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे 27 में तो के भी आएगा क्या आएगा के। तो हम अगर R2 अपॉन R1 लिखेंगे तो वहां पर कुछ इस तरीके का आएगा L2 अपॉन L1। अब समझ आ रहा है के डिनोमिनेटर में जाता है तो ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा K1 अपॉन K2। तो क्या इसके बाद फिर से डिवाइड कर लोगे 130 को फिर से बांट दो क्या आंसर आ जाता है। ठीक है सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 28 ये एक तरीका होता है थर्मस फ्लास्क बनाने का। अगर आपने सॉल्व किया हो तो पहले तो आपके पास एक गिलास था। पहले तो आपके पास क्या था एक गिलास था जिसकी थिकनेस थी 3 mm। क्या सवाल सॉल्व किया है 3 mm थी थिकनेस। उसमें आपने हीट करंट निकाला होगा। फिर अगली बार क्या किया नहीं थिकनेस 2 mm थी कितनी थी 2 mm। अगली बार क्या किया गिलास को बीच में से कट किया 1 mm बीच में गैप छोड़ दिया। गैप में हवा है गैप में क्या है हवा है। तो अब बंसल साहब आंसर आया तुम्हारा पक्का पूरा आखिरी डिजिट तक। ठीक है तो तुमने दूसरे वाले पार्ट में जब आंसर निकाला होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। बीच में अगर एयर आ गई लेकिन एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। अरे है या नहीं है। तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में चला जाता है कि कहाँ चला जाता है डिनोमिनेटर में। अबे आ रहा है। तो तुमने दूसरे वाले केस में निकाला होगा हीट करंट बहुत कम आ रहा होगा। समझ में आया। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये सस्ती सस्ती जो बोतलें तुम लेके घूमते हो ना थर्मस फ्लास्क जैसे कि पानी इसमें गर्म रहता है या ठंडा रहता है जो भी है वॉटेवर जो भी रहता है मतलब है ना। अगर बीच में इस तरीके से गैप छोड़ दिया जाए तो उसके इसमें हीट का ट्रांसफर बहुत इजीली नहीं होगा। अगर आपने आंसर निकाला हो तो दूसरा वाला आंसर पहले वाले की कंपैरिजन में बहुत कम आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट है।
देखो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 200 दी हुई है और एल्यूमिनियम की 200 है और कॉपर की कितनी है 400। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि मान लीजिए ये एल्यूमिनियम, तीनों का लेंथ सेम है। अच्छा, तू गया नहीं घर? तू रोज पागल बना रहा है तूने। निकल निकल यहां से तू। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 400 है, क्या सही लिख रहा हूं क्या? और एल्यूमिनियम की कितनी है 200। इसमें से जल्दी से बताना थर्मल रेजिस्टेंस किसका कम ज्यादा होगा? जिसका के कम होगा क्या उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो अपन ये बोल सकते हैं कि मान लो अगर यहां पर कॉपर का आर है, कितना है आर, तो इसका कितना होगा 2r, और इसका भी कितना होगा 2r। घर बैठ करके सोचना, इसको मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स। एल अपॉन के ए, एल सभी का सेम है, हंस मत, दिमाग वैसे सनका हुआ है अभी। यहाँ डिस्कशन करते करते घिस गए, वहां नालायक होमवर्क करके नहीं आते, हंस रहे हैं नालायक यहाँ बैठ करके। दांत निकाल के दे दिए जाएंगे हाथ में, अभी लेके चले जाना डॉक्टर के पास, वो भी मना कर देगा जोड़ने के लिए। रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन के। क्या होता है? एल अपॉन के। तो जिसका के ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका के आधा है उसका, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा। सोचना आराम से, ठीक है? ये लिख सकता हूं मैं, आसान करना चाह रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है? उसने बोला कितना, पहले हीट फ्लो कितना है 40 वॉट, तो मैं ये कह सकता हूँ आई की वैल्यू 40 दी हुई है, और ये आई बराबर लिखा जा सकता है डेल्टा टी अपॉन आर, लेकिन ये आर कितना होगा यहाँ पे 5। यहां से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 500 आर। कितनी आ जाएगी 500 आर। 200 आ रही है, चलो ठीक है 200 आर। क्या सही लिखा हूं मैंने? ठीक है। अब देखना भाई, ये पहले वाले केस में बताया उन्होंने ऐसा है, तो हमने उससे डेल्टा टी निकाल लिया। अब इससे हमें यूज लेकर के आगे के दो पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब एल्यूमिनियम कॉपर एल्यूमिनियम इस तरीके से लगा दिए, एल्यूमिनियम 2r r और ये 2r। क्या ये समझ में आ रहा है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए इस केस में हीट करंट, तो क्या आपको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा? 2r और r किस में है? पैरेलल में। तो ये हो गया 2r/3, 2r/3 प्लस 2r, क्या 8r/3 हो गया? तो यहां पर अगर हीट करंट लिखना चाहता हूं तो हीट करंट लिखूंगा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 8r/3। इज इट क्लियर? यहां से क्या डेल्टा टी की वैल्यू 200 आर दी हुई है, तो यहां से वैल्यू पुट करूं तो 3 इंटू 200 आर डिवाइडेड बाय द 8r। क्या आर से आर कैंसिल? क्या आंसर आ गया क्या भाई? 75। ये लो, तुमने पेज भर दिए कर करके कैलकुलेशन। एल वाई के कैसे? इसी हिसाब से आप सी वाला पार्ट कर सकते हो, उसमें तीनों पैरेलल में, उसमें तीनों पैरेलल में। तो ये समझ आ रहा है 2r हो जाएगा r, और r हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे क्या लास्ट नोट्स के क्वेश्चन होंगे कुछ तो? करो दोबारा ट्राई करो, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 8 और है, 8 निकल। 8th, एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ये वही है, ठीक है? पता नहीं तुम्हें नहीं पता होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है सुन लेना, ठीक है? मान लीजिए ऐसे रॉड कनेक्टेड है, ठीक? मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। मान लो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4, और मान लो बीच में एक रॉड और लगा दें। अगर ये रेशियो बराबर हुआ R1 अपॉन R2 एडजेसेंट बराबर R3 अपॉन R4, एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो अगर बराबर हुआ
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का टेम्परेचर सेम आता है, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। याद रखना 12th में पढ़ाया जाएगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी हमें आगे हो सकता है कि कहीं सवालों में मदद करने को मिले, तो इस बात से आप समझ सकते हैं। तो ये बीच में अगर ये रॉड लगी हुई भी है तो इस रॉड से कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगा, अगर लगा के रखी हुई है तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक, सोचिएगा। ये लीजिए भाई, होमवर्क लिख लीजिए। चलिए अगला रेस दिखाना कौन सा है। देखिए अब ज्यादा कुछ बचा तो है नहीं फिजिक्स में पढ़ाने को, चाहूंगा तो एक दिन 5 घंटे क्लास लेके पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब तो क्या है, सिर्फ डिस्कशन है, तो डिस्कशन तो तभी हो पाएगा जब आप पढ़ करके आएंगे, है ना, और होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ डिस्कशन। अगला रेस 74 कंप्लीट। 100 सवाल बनाओ पर डे फिजिक्स में। हाँ हाँ, तभी आ पाएगी 3 या 4 डिजिट में रैंक, नहीं तो आ जाएगी 8 डिजिट में या 6 डिजिट में। जब किसी को बताओगे तो ऐसा लगेगा कि अपने शहर का पिन कोड बता रहे हो या मोबाइल नंबर बता रहे हो। भाई करना ही पड़ेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल भेज दिए गए, सवालों की कमी नहीं है। मिल गए सवाल, करना कर दिया शुरू? नहीं, अभी समय ही नहीं है, वैक्सीन लगवाना है भाई, वैक्सीन लगवा लो। ठीक है, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो यही बोलना सबसे जाकर के, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया, वैक्सीन लगवाई थी, है ना। टीका लगा करके घूमना, देखिए टीका है हमारे पास इसलिए हम जेई में सेलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, नहीं तो वैक्सीन लगवाना ये कोई बहाना थोड़ा ना हुआ होमवर्क ना करने का। ठीक है, रेस नंबर 74 कंप्लीट। होमवर्क लिखो। 31 से 30 तक कर चुके हो ना? 31 से 50। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो आ पाएगी रैंक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले आना 6 डिजिट में। जब कोई पूछेगी रही रैंक कितनी आई है तो ऐसे बताना 237,154। वो पूछेंगे भैया ये तुम्हारे घर का एड्रेस है क्या पिन कोड बता रहे हो फॉर्म नंबर है भैया एलन का अभी मैं हंस रहा हूँ, बाद में तुम हंसोगे, अब बापूजी लात घूसे मारेंगे वो भी मजा आएगा देखने में। आ? क्या, कौन सा पेपर? होमवर्क लिख लिया भाई? ये एससीवी में। चलो एक काम करो, रुको थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ हाँ रुक जाओ क्या, हे 31 से ये 40। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 सवाल। ठीक है, शीट में S1 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्लीट, 3 या 4 ही है, रो या मत करो ज्यादा। ठीक है, O1 कंप्लीट, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सारे क्या करना, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो चाहे वो मल्टीपल करेक्ट हो। क्या ये हो जाएगा भाई? तो भाई जल्दी जल्दी निपटा लो, ज्यादा वक्त नहीं है, 11 खत्म होती है तुम्हारी 12th शुरू हो जाएगी, मालूम है बात। जब तक तुम सांस ले रहे होगे 1-2 दिन, अगले दिन से 12th का बैच स्टार्ट हो जाएगा। गैप काय का गैप? कोई गैप नहीं है, गैप तो तभी मिलेगा बाद में। क्या ये होमवर्क नोट डाउन कर लिया? चलिए नोट्स निकालिएगा। अबे क्यों डकार रहे हो, कर रहे हो, चल।
कल जो पढ़ाया था जल्दी पढ़ लो, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन दूंगा सीधे, फिर होगा नहीं तुमसे तो घूंसे पड़ेंगे फिर। कल आखिरी वाला सवाल कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? सबको आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? अच्छा, होमवर्क नोट कर लिया भाई? यहाँ लिख के इसलिए देता हूँ कि बहाना मत मारो अगले दिन की, सर हम तो भूल ही गए थे। तुम्हारे पास क्या है? ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद मुझे 1-1 करोड़ रुपए रख कर जाएंगे। मालूम है कितने जीरो होते हैं उसमें? चलो, एक टर्म है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, थोड़ा सा वक्त लगेगा समझाने में, ठीक है, देखेंगे। जैसे कि मैं उस दिन भी आपके सामने ये चर्चा कर चुका हूं कि हर बॉडी, हर वो टेम्परेचर जो 0 केल्विन से ऊपर है, उस टेम्परेचर पे एक बॉडी रेडिएशंस को क्या करता है? एमिट करता है। क्या ये बात याद है सभी को? जब वो रेडिएशंस एमिट करता है तो ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है या सराउंडिंग की प्रॉपर्टी है? खुद की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? खुद की प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी कंसिडर करता हूं और सपोज इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है T, तो इस ब्लैक बॉडी की सरफेस से रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे। क्या ये बात सभी को याद है? इस तरीके से दीज आर द एमिटेड रेडिएशंस। ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? एमिटेड रेडिएशंस है। रेडिएशन एक वेव है। रेडिएशन एक क्या है? वेव। और एक वेव की अपनी वेवलेंथ होती है। एक वेव की अपनी वेवलेंथ होती है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आया कि जब कोई भी बॉडी किसी भी गिवन टेम्परेचर पर रेडिएशंस को एमिट करता है तो वो जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, क्या सभी रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो सेम होता है? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बॉडी रेडिएशंस को एमिट करता है तो ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करता है, इवन 0 से लेकर इंफिनिटी तक। क्या बोला मैंने? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। यहाँ पे जो रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे इनमें हर वो रेडिएशन पाया जाएगा जिसका लैम्डा 0 से लेकर के कहां तक होगा? इंफिनिटी के बीच में होगा। मतलब बॉडी जब एमिट कर रहा है रेडिएशन तो किसी एक वेवलेंथ के नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट हर वेवलेंथ के रेडिएशंस क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। अब देखिएगा, यहां पे एक टर्म डिफाइन किया गया, ई लैम्डा। ई लैम्डा है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसको डिफाइन ऐसे किया गया, डीई डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ पाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये बॉडी रेडिएशंस एमिट कर रहा है तो मैंने आपसे कहा कि यार आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दोज रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ जो है वो 399 से 400 के बीच में है। क्या बोला मैंने? 399 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में है। मैं सिर्फ इनमें इंटरेस्टेड हूं। तो इन लैम्डा के करस्पॉन्डिंग भी इनकी खुद की कोई एमिसिव पावर होगी। अरे होगी या नहीं होगी? तो वो जो एमिसिव पावर होगी फॉर अ स्मॉल वेवलेंथ, वो जो भी एमिसिव पावर होगी कुछ ना कुछ तो आएगी एनर्जी, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी क्योंकि मैंने जो रेंज कंसिडर करी है बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी रेंज कंसिडर करी है। तो इस छोटी सी रेंज में जो रेडिएशंस एमिट हो रहे होंगे, मैंने कहा मेरे को सिर्फ वही रेडिएशन चाहिए भैया, इनमें से वो रेडिएशन ढूंढ ढूंढ के निकालो जिनका लैम्डा 399 से 400 के बीच में है। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको बहुत ज्यादा रेडिएशंस मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। उन रेडिएशंस की अपनी खुद की कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। अरे हाँ या ना? तो ये वही एनर्जी लिखी हुई है डीई बाई डी लैम्डा। ये आपको बता रहा है एमिसिव पावर का रेट ऑफ चेंज लैम्डा के साथ। किसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है? एमिसिव पावर का रेट ऑफ चेंज किसके साथ? लैम्डा के साथ। जैसे जैसे आप वेवलेंथ चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे एमिसिव पावर किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज व्हाट? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ठीक, अब देखना, जब हमने ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाया एक ब्लैक बॉडी के लिए किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर, ब्लैक बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ जो बनाया गया वो किस पे बनाया गया? हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस ग्राफ का हमें कुछ बिहेवियर ऐसा दिखाई दिया कि पहले ये वैल्यू बढ़ी और उसके बाद ये वैल्यू घटी। किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इसकी जो स्पेक्ट्रल क्या बोलते एमिसिव पावर थी वो क्या थी? मैक्सिमम थी। क्या थी वो? मैक्सिमम थी। ये वो लैम्डा है जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पे एमिसिव पावर का रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा मिला। ठीक, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सपोज मैं यहां पर अगर ये एरिया कंसिडर करता हूं, इसका, इस कर्व के नीचे ये मैंने कंसिडर किया। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ऐसा टैग तो लगा हुआ है ना, भले किसी के भी स्टूडेंट हो टैग तो यही लगा है ना कि भैया 10th के बाद क्या लिया था? मैथ्स, भले नंबर नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आई विल आस्क यू कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, तो आप कहेंगे वाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स। तो वाई पे ई लैम्डा है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा ई लैम्डा डी लैम्डा। अरे हाँ या ना? तो जरा ध्यान से देखना, इसको क्या किया? इंटीग्रेट। अगर मान लो ये वाली पॉइंट है लैम्डा 1 और ये वाला पॉइंट है क्या? लैम्डा 2, तो यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2। तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे रहा है? एमिसिव पावर दे रहा है उनका जिनका लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के बीच में। नहीं है? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कर्व है ना, किसी ने मुझसे पूछा भाई साहब, मैंने कहा जे वाई एमिसिव पावर बता दो। मैंने यहां पर ये देखा कि भैया 399 400 कहां पे है, क्या देख पाऊंगा? जैसे मैंने देखा यहाँ 399 यहाँ 400, मैंने कहा भाई ये एरिया निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेके चले जाओ। ये एरिया निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया आएगा वो वही एमिसिव पावर होगी जिनकी वेवलेंथ किसके बीच में आ रही होगी? लैम्डा 1 से लैम्डा 2 के बीच में आ रही होगी। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई? तो मुद्दे की बात, काम की बात, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लैम्डा निकालते हैं तो दैट विल गिव यू द एमिसिव पावर ऑफ दोज वेवलेंथ इन विच यू आर इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक बात बताना, कहा बोलो, कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं 0 से इंफिनिटी, तो दैट विल, ये क्या देगा आपको? क्या मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व देगा? क्या ये मेरा टोटल एरिया अंडर द कर्व होगा या नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब देना, पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं दिस इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व, एंड द टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या टोटल एमिसिव पावर होगी? और टोटल एमिसिव पावर तो मैं जानता हूं, यही तो स्टीफन बता के गया था। स्टीफन सर ने क्या बताया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्या याद आ रहा है? क्या उन्होंने किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर बताया था या नहीं? तो गारंटी इस बात की कि इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो ये एरिया बराबर आएगा फॉर अ ब्लैक बॉडी सिग्मा इंटू टी की पावर 4। एरिया नहीं आएगा इसमें,
क्योंकि एमिसिव पावर इज अ पावर और इंटेंसिटी। एमिसिव पावर इज अ पावर और इंटेंसिटी। अगर आपसे कल कोई बोल दे कि इसकी परिभाषा बताइए, तो क्या बता पाएंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी? 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जो भी एनर्जी या जो भी ऊर्जा निकल रही है, क्या वही एमिसिव पावर है? तो यहां पर अगर कोई मुझसे कहे कि भाई साहब टोटल एरिया अंडर द कर्व, व्हाट विल यू गिव? आई विल से दैट विल गिव यू द एमिसिव पावर, जिसको बोल सकते हैं क्या? टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी। काम की चीज ये है कि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है। अच्छा, एक और चीज, मान लो 2 ब्लैक बॉडीज है। क्या है? 2 ब्लैक बॉडी, एक जे वाली और एक और है जे वाली। इसका भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन इस गोले का आकार बड़ा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो ये बताइए कि इस वाली बॉडी और इस वाली बॉडी के लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा? है सेम बनेगा? क्यों भाई, ये बड़ी बॉडी है तो इसका ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दिस इज अ एमिसिव पावर, और इसमें कहीं भी बॉडी का एरिया नहीं आ रहा। अगर सेम टेम्परेचर पे दुनिया की कोई भी ब्लैक बॉडी ले लेना, चाहे उसका एरिया कुछ भी रहे, हर बॉडी के लिए क्या सेम ग्राफ बनेगा? क्योंकि एमिसिव पावर का मतलब ही है, परिभाषा क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। एरिया से मतलब है सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर स्क्वायर से मतलब है, मतलब एमिसिव पावर इज अ पॉइंट फंक्शन। ओ सर, आपने क्या बोल दिया? क्या ये मैंने पहले भी यूज किया है? क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन में यूज किया था? क्या मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं या डाइजेस्ट कर पा रहे हो? एमिसिव पावर इज डिफाइंड ओनली फॉर अ पॉइंट, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ होल बॉडी। इज इट क्लियर? अगर आप ब्लैक बॉडी का साइज चाहे ये लें चाहे ये लें, क्या इन ऑल द सिचुएशंस फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर टी, क्या ग्राफ यही रहेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना ऑब्जर्वेशंस। अब क्या देखा गया, पहले छाप लो सब, ठीक है? इसके बाद आगे चर्चा करूंगा। क्या पूछ रहे हैं सर? आप कहाँ मिलोगे? जहां आप चाहेंगे वहां मिलेंगे। बताइए कहाँ मिलना है आपको? कौन है ये भाई साहब जो पूछ रहे हैं? तुम ले चलोगे तो चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? अर्थ अग्रवाल सर, मैं घर आ गया हूँ। अच्छा, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लो जल्दी से फटाफट, आगे अभी इसी में चर्चा करेंगे। नोट कर लिया क्या? चलिए एक स्टेटमेंट लिखिएगा फटाफट। सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? बेटा अगर तुम यूनिट यहाँ पूछ रहे हो तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ो। क्यों इस बैच की बेइज्जती करा रखी है तुमने? नालायक, यूनिट पूछ रहे हैं। लिखो भाई, इट इज द ई लैम्डा के बारे में लिखना। ई लैम्डा मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इट इज द एमिसिव पावर per unit wavelength. It is the emissive power per unit wavelength about a given wavelength. About a given wavelength. Next point. When the body emits the radiations, when the body emits the radiation, when the body emits the radiation, then it will form the continuous spectrum. Then it will form the continuous spectrum. जैसे ये मैंने अपनी डिजायर्ड वैल्यू ये ली है, ये जरूरी थोड़ी ना हमेशा यही हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ली है। ये कुछ और भी हो सकती है। अरे हो सकती है ना भाई? कोई 500 से 600 बोल दे तो कोई तकलीफ है क्या?
कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैंने अभी एक वर्ड बोला कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इस बात को समझें। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं उसमें लगभग सभी लैम्डा प्रेजेंट है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये है कॉन्टिन्यूटी, ये क्या है कॉन्टिन्यूटी। तो जो आपको स्पेक्ट्रम मिल रहा होगा, स्पेक्ट्रम मतलब आपने यहाँ पर कोई एक स्क्रीन लगा दी और वहां पे जो रेडिएशंस गिर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग वहां पे आप देख रहे हैं कि जो फोटोन इंसिडेंट हुआ उसका वेवलेंथ क्या है। तो क्या आपको कोई इंडिविजुअल एक वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा या हर वेवलेंथ का मिलेगा? हर वेवलेंथ का मिलेगा। ये स्पेक्ट्रम वर्ड अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वहां पे सुना होगा, पढ़े हो? चल रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब देखना यहाँ पे लैम्डा एम जो दिया हुआ है, लैम्डा एम वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। अब यहां पर क्या परिवर्तन देखने को मिला वो समझेंगे। देखिएगा, जैसे कि अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया था फॉर अ बॉडी, ब्लैक बॉडी है ना। अब एक ब्लैक बॉडी के लिए ही ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर्स पे बनाए गए और सपोज हमने 3 टेम्परेचर कंसिडर किए। पहला टेम्परेचर लिया हमने T1, दूसरा लिया T2 और तीसरा लिया T3। हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने T1 टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया, तो T1 टेम्परेचर पे हमने देखा कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। ये ग्राफ किस टेम्परेचर पर ड्रॉ किया गया बेटा? T1 फॉर अ ब्लैक बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, बॉडी का टेम्परेचर सपोज कर दिया T2। कितना कर दिया? T2। जब हमने T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने क्या चीजें ऑब्जर्व करी उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो हमने ऑब्जर्व करी कि जो ग्राफ था ये ऊपर शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया। और साथ ही साथ इसका जो पीक था, जैसे कि यहां पर ये था लैम्डा M1, अब इसका जो पीक है उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा पहले था वो उससे भी कम हो गया। अब हमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? और टेम्परेचर T3 पे ड्रॉ किया तो हमने देखा कि ये पीक और ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्या इस ग्राफ का जो पीक है क्या वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता जा रहा है? इसी बात को अंग्रेजी में ऐसे भी बोला जा सकता है कि जनाब वो लैम्डा जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम थी, क्या वो लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है? इसी बात को आगे जाकर के एक साइंटिस्ट है वेन्स, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ये है लैम्डा M3। आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा ये ग्राफ है T2 पर और ये ग्राफ किस पे ड्रॉ हुआ है? T3 पर। टेम्परेचर की रेंज ये है, लेकिन जब मैं लैम्डा की बात करता हूं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 से ज्यादा है और लैम्डा 2 लैम्डा 3 से। तो मैंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ ऊपर भी शिफ्ट हुआ और साथ ही साथ इधर भी शिफ्ट हुआ। ऊपर क्यों शिफ्ट हुआ ये तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आप ये जानते हैं कि उसकी एमिसिव पावर बढ़ेगी। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि एमिसिव पावर फॉर अ बॉडी, एमिसिव पावर फॉर अ बॉडी, जल्दी से बताएं, क्या वो सिग्मा इंटू टी की पावर 4 होता है? क्या इसका एरिया अंडर द कर्व, सुनिएगा ध्यान से जनाब, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या मुझे एमिसिव पावर देता है? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टी की पावर 4, क्या उसकी एमिसिव पावर बढ़ेगी? अगर उसकी एमिसिव पावर बढ़ेगी जनाब तो क्या एरिया अंडर द कर्व बढ़ना चाहिए? तो ये बात तो होपफुली आप सभी को समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्या ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो लैम्डा है, क्या है? लैम्डा, वो इधर शिफ्ट होता जा रहा था। ये इधर जो शिफ्ट होता जा रहा था ये एक्सप्लेन किया, जिसे हम जानते हैं एक नया लॉ, वेन्स लॉ। वेन्स लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी, लैम्डा एम इंटू टी, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है बी। ठीक है, और इस v को बोला जाता है क्या? वेन्स कांस्टेंट। इस b की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, 2.5
चेक करना एक बार, मुझे याद नहीं आ रही। 2.83 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, जहां तक मुझे याद है ये वैल्यू होती है। यहां से देख करके समझ में आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे क्या लैम्डा एम की वैल्यू कम होती जाएगी। या यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो लैम्डा एम है क्या वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। हाँ है ना में जवाब देना है भैया। तो ये वेन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया और ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि आगे जाकर के कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि हमें लैम्डा एम दे दिया गया, टी पूछ लिया, या फिर टी दे दिया गया, क्या पूछ लिया, लैम्डा एम पूछ लिया गया। ठीक है, नोट डाउन दिस। ये वैल्यू चेक करना एक बार। हाँ सॉरी, -3 होगा, और ये तो सही लिखा है ना, 2.89 लिख लेते हैं चलो, और ये 3, 2.89 इंटू 10⁻³ पेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर अगर कोई आपसे कहे कि ये सिचुएशन क्या है, तो हम कहेंगे कि λ1 T1 बराबर λ2 T2 बराबर क्या होगा, λ3 T3। यही रीजन है कि जब आप किसी भी मेटेलिक बॉडी को हीट अप करते हैं तो उसका कलर बदलता जाता है। वो बॉडी आपको किस कलर की दिखाई देगी वो डिपेंड करता है कि उसका प्रीडोमिनेंट लैम्डा क्या है। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि लोहे को जब गर्म करना शुरू करते हैं, विवग्योर नाम सुना है आपको, ये पता होना चाहिए जैसे जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ते हैं लैम्डा बढ़ता है घटता है, घटता है। इसका 400 नैनोमीटर होता है, इसका 700 होता है। तो जैसे आप आयरन को गर्म करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में लो टेम्परेचर पर आयरन लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ज्यादा गर्म करें, और ज्यादा, कुछ देर बाद वो नीला रंग का हो जाएगा। कभी देखे हो ये चीज, नहीं देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। गैस वैस देखिए कभी, गैस के फ्लेम अगर बहुत हाई हो जाते हैं तो गैस का फ्लेम ब्लू होने लगता है, क्या होने लगता है, ब्लू, क्योंकि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग वो लैम्डा, जिस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग उसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम है, वो कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है, कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, किसी भी गिवन बॉडी का पहले कलर अगर रेड था तो धीरे 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 वो इस तरफ बढ़ेगा, बाद में हो सकता है वो वायलेट दिखाई दे। कैसा दिखाई दे, वायलेट दिखाई दे। दैट इज द मेन रीजन कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें कोई भी गिवन बॉडी अलग अलग कलर की क्या देती है, दिखाई देती है। काम की बात, मुद्दे की बात, याद ना रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रखना है, सुन ले ध्यान से फटाफट। एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, क्या याद रहेगा, एमिसिव पावर। क्या देता है, एमिसिव पावर। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ ऊपर भी शिफ्ट होता है और इधर भी शिफ्ट होता है। दूसरी बात, तीसरा, लेमडा एम इंटू टी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इन दो में से कोई एक वैल्यू देकर के दूसरी वैल्यू पूछ सकता है। क्या ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स ऑल। सब फील ही नहीं आई सर, स्पेक्ट्रल एम से पावर की फील गई, तेल लेने जब वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, अपने आप फील आ जाएगी। क्या क्लियर है बात। अगर ये तीन चीजें तुम्हें याद रह गई तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं हो सकता जो इस टॉपिक से तुमसे फंस जाए। या कॉन्सेप्चुअली तुम्हें क्लियर है सारी चीजें, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे फटाफट जल्दी से, नोट डाउन इट। On increasing the temperature, on increasing the temperature, the peak of the curve, the peak of the curve shifted towards the left. The peak of the curve shifted towards the left. And the graph shifted in the upward direction. And the graph shifted in the upward direction. Next point, two graphs which draw at two different temperatures. Two graphs which draw at two different temperatures will never intersect each other. Will never intersect each other.
ये क्यों बोला कि विल नेवर इंटरसेक्ट? अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपस में इंटरसेक्ट कर गए तो इसका मतलब है उस गिवन पॉइंट पर तुम ई लैम्डा की वैल्यू सेम बोल रहे हो और जे भी बोल रहे हो कि ई लैम्डा की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपस में तुमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दी दो चीजें। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो उनका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए दो ग्राफ जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किए गए हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? और कभी अगर आपको ये ऑब्जर्व करना हो जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्व आपको बहुत अच्छे से तब हो सकता है अगर कभी वेल्डिंग करते हुए देखा है। सीख लो, ये सब चीजें तुम्हें बाद में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पे जब वो गैस फ्लेम यूज कर रहे होते हैं और जब उस गैस फ्लेम का वो टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो उस गैस फ्लेम का जो कलर है वो अगर जैसे जैसे उस फ्लेम का स्पीड बढ़ाते जाएंगे उस गैस फ्लेम का जो कलर है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। क्या होता जाता है, चेंज। वो ऐसा नहीं है उसके अंदर कलर डाल देते हैं कि पहले नीला रंग निकल रहा था है ना, बाद में लाल निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू द रेडिएशन। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये बॉडी आपको येलो दिखाई दे रही है। अब कोई आपसे पूछे भैया क्यों येलो दिखाई दे रही है, तो देसी लोग जो फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं है वो ये बोलेंगे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसके ऊपर येलो पेंट किया हुआ है। लेकिन ये नहीं भैया, हम बोलेंगे कि ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ एक ही कलर है जिसको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट, येलो कलर। और वो कलर हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? हम इसे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। अगर ये रिफ्लेक्ट करना बंद कर दे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। क्या ये बात समझ आती है? ये ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। ब्लैक दिखता नहीं है, बताया था उस दिन। यहां पर तुम्हें ब्लैक दिख नहीं रहा है लेकिन ये तुम्हारी आईज में सेंसेशन है कि जो नहीं दिख रहा है वही क्या है, ब्लैक है। सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर फटाफट। दो बॉडीज हैं, एक का रेडियस है r और दूसरे का रेडियस है 3r। इसका वो लैम्डा, उसको मैं लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कभी कभी अंग्रेजी में ऐसे लिखा होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम है वो लैम्डा। तो मैं तो सीधे सीधे लिख रहा हूँ, इसका लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर इसके लिए, और इस बॉडी के लिए जो लैम्डा दिया हुआ है दैट इज व्हाट, 1800 नैनोमीटर। ये दोनों बॉडीज के लैम्डा दिए हुए हैं। फाइंड द ratio of find the ratio of rate of emitted radiations by the body A and B, by the body A and B। ये बॉडी A है और ये क्या है, B। क्या नहीं, हम सिर्फ ब्लैक बॉडी की चर्चा कर रहे हैं। एमिटेड रेडिएशन क्या फॉर्मूला याद है? ये भी लिख लेना, बोथ ऑफ देम आर ब्लैक बॉडीज। दोनों ही क्या है, ब्लैक बॉडीज है, ठीक है। ए सिग्मा इंटू टी की पावर 4, मेरे हिसाब से ये होता है रेट ऑफ एमिटेड रेडिएशन का। क्या फॉर्मूला यही होगा भाई? इसका रेशियो पूछा जा रहा है, मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब आप ये नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ और ही सॉल्व कर रहे हैं। इतना वक्त नहीं लगता इस सवाल को करने में। एक बात बताइएगा,
डिवाइड, रेशियो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रेशियो, माइनस 9:1 अपॉन ए, क्या ये होगा भाई, सिग्मा तो कांस्टेंट है, क्या होगा, कट जाएगा। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, स्पेरिकल बॉडी है, कैसा बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी, तो एरिया जो है क्या वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले को हटा करके हम आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर कर देंगे। ये तो दिया ही नहीं है, क्या ये हमें समझ में आ रहा है क्या है ये। तो मैं यहाँ पर इस रेशियो को अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ऐसे लिख सकता हूं, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, अरे गरीबों समझ आ रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर, क्या लैम्डा इसके इनवर्स रेशियो में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए की पावर 4, क्या सही है, हो गया होगा सॉल्व, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रेशियो आ जाएगा 3 का स्क्वायर इनटू ये वाला रेशियो, क्या दिखाई दे रहा है कितना, ये नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4, मेरे हिसाब से ये लो, क्या लग रहा है कर पाओगे, क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का। तो कभी कभी क्या होता है, रेदर देन टू गिव द टेम्परेचर्स ऑफ अ बॉडी, रेदर देन टू गिव द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, वो लैम्डा की वैल्यू दे देता है, तो हमें लगता है अरे यार ये लैम्डा क्यों दे दिया, इसका क्या करेंगे हम। एक्चुअली वो लैम्डा देने के का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर बता रहा है, क्या बता रहा है, टेम्परेचर, क्योंकि अगर ये लैम्डा पता है तो क्या हमें बॉडी का टेम्परेचर पता है, क्योंकि ये जो लैम्डा है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है 1 सेकंड में, सुन लेना ध्यान से, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे, अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट है, मान लीजिए प्लेनेट आपका अर्थ है, क्या है, अर्थ, तो सन से निकलने वाले एनर्जी का 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे जो एनर्जी पहुंच रही है, दैट इज सोलर कांस्टेंट, दैट इज व्हाट, सोलर कांस्टेंट। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे सन एनर्जी एमिट कर रहा है, अरे कर रहा है या नहीं, ड्यू टू इट्स ओन टेम्परेचर, मान लेते हैं कि सन का टेम्परेचर TS है, क्या सन अपने टेम्परेचर की वजह से क्या यहाँ पे हर दिशा में एनर्जी एमिट कर रहा होगा, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है बेटा, क्या ये सारी की सारी एनर्जी हमारी अर्थ पे पहुंच पा रही है, क्योंकि वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो किसी एक दिशा में कर रहा है या हर दिशा में कर रहा है। इस बात को आप ऐसे भी फील कर सकते हैं भाई, जैसे कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्ब, बल्ब जला, बल्ब के जलने से क्या रोशनी आई, क्या वो जो रोशनी निकल रही है किससे, बल्ब से, सुन लो ध्यान से, जो रोशनी निकल रही है, क्या सारी की सारी रोशनी क्या बंसल की आंखों में पहुंच रही है, क्या क्या सभी की आंखों में पहुंच रही है, किसी की आंखों में कब पहुंच रही है, किसी की आंखों में ज्यादा पहुंच रही है, लेकिन हर दिशा में रोशनी फैल रही है या नहीं फैल रही है, अरे हाँ या ना में जवाब देना, कहाँ तुम फोकस कर रहे हो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, जरा ध्यान से देखना भाई, मेरी बात को समझने का कोशिश करिए कि जब एनर्जी एमिट होती है तो एनर्जी हर दिशा में एमिट होगी और उसका कुछ ही फ्रैक्शन किसी को मिलेगा, किसी को थोड़ा कम मिलेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, वो तो किस्मत की बात है अपनी अपनी, जो बहुत दूर है उनको बहुत कम मिलेगा, जो बहुत पास में बैठे हुए हैं उनको ज्यादा मिलेगा काम की बात कर लें, ठीक है। तो देखिएगा, अब सवाल ये उठा, सवाल क्या उठा कि ये बताइए भाई साहब, हमने कहा बोलिए,
इस प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट क्या होगा? क्या पूछा गया? इस प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट क्या होगा? तो हमने कहा हमें आप ये बताइए कि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी पहुंच रही है। वही है सोलर कांस्टेंट। वही क्या है? सोलर कांस्टेंट। अगर देखा जाए तो ये इंटेंसिटी है। ये क्या है? इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्या इंटेंसिटी होती है? ओके, मैंने कहा देखिए निकालने का तरीका भी बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए आर एस जो दिया हुआ है, आर एस क्या है? आर एस है यहाँ पे रेडियस। किसका रेडियस है? सन का। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक आरपी, एक छोटा सा आरपी भी लिखा हुआ है गोले के अंदर, क्या दिखाई दे रहा है? ये आरपी किसका रेडियस है? ये प्लेनेट का है। ठीक है, और साथ ही साथ डी लिखा हुआ, डी ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस। क्या इन तीनों का मतलब समझ आ रहा है? देखते रहिएगा। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? सन एंड प्लेनेट, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है भाई, मैंने कहा देखिए भाई साहब मैं निकाल करके बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का गेम है। आपको जो चाहिए मैं निकाल करके बता दूंगा। तो लोगों ने कहा ऐसा इतनी देर होगी तुम्हें स्टाइल मारते हुए चुपचाप बता दो, नहीं आता तो मना करो, कहीं और जाए फिर अब जैसे ही पता चला कि बेइज्जती हो रही है तो उसने कहा ये बताओ तुम कि 1 सेकंड में सन से कितनी एनर्जी एमिट हुई। 1 सेकंड में सन से कितनी एनर्जी एमिट हुई? मैंने कहा ये तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा। सन इज बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा ए किसका? सन का। 4πs² इंटू सन की। ये क्या लग रहा है? ये सही लग रहा हूँ क्या मैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कुछ याद आ रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं 1 सेकंड में सन से निकलने वाली इतनी ऊर्जा है? अरे हाँ या ना? अब ये जो ऊर्जा निकली है, क्या ये ऊर्जा हर दिशा में फैल रही है? जब ये हर दिशा में फैल रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो एनर्जी है ये स्पेरिकल फॉर्म में चल रही है? रेडियली आउटवर्ड क्या स्पेरिकल फॉर्म में चल रही है? इस बात को अगर आप फील करना चाहते हैं तो एक छोटा सा बल्ब लगा दिए, बल्ब से निकलने वाली रोशनी को जरा ध्यान से देखिए, क्या वो रोशनी हर दिशा में बिल्कुल स्पेरिकल फॉर्म में फैल रही है? अरे हाँ या ना में जवाब देना। अरे नहीं आई बात समझ? तो एक बात बताना, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूं जो कि यहाँ से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर है? डी। तो यहां पर ये मैंने एक स्पेयर बनाया। क्या बनाया? स्पेयर। हर 1 सेकंड में इस स्पेयर को कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है? जितनी निकल रही है। मान लो 1 सेकंड में यहां से निकलने वाली एनर्जी 10 जूल है। कितनी है? 10 जूल। तो इस स्पेयर को हर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस करेगी? है? क्या क्लियर है बात? तो देखना, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर इंटेंसिटी बताओ, क्या बताओ? इंटेंसिटी। तो देखना इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे। पावर एमिटेड बाय सन, जो कि कितने एरिया में फैला है? टोटल एरिया बताना कितने एरिया में फैल गया? बताओ। स्पेयर है स्पेयर, 4πd²। नहीं आया समझ? यही सोलर कांस्टेंट है। यही क्या है? सोलर कांस्टेंट। नहीं आया समझ? कितने लोगों को समझ आया ये? नहीं, कितनों को नहीं आया ये बताओ? क्या सबको समझ आ गया? क्या ये स्पेरिकल फॉर्म में फैल रही है तो पर यूनिट एरिया वहां पे जो एनर्जी पहुंच रही होगी कितनी पहुंच रही होगी? ठीक है, अब सवाल ये उठा, ये आ गया सोलर कांस्टेंट पी आर। पी आर क्या है? एनर्जी रिसीव्ड, एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेनेट। इसको कितनी एनर्जी मिली प्लेनेट को? मैंने कहा पर यूनिट एरिया बताओ कितनी एनर्जी पहुंची है? तुमने बोला कितनी? PS/4πd²। मानते हो? इनटू मल्टीप्लाई करेंगे प्लेनेट का एरिया। लेकिन अब यहां बी केयरफुल, जब प्लेनेट का एरिया लिखते हैं तो देखना ये एनर्जी क्या इस तरीके से आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर हम प्लेनेट का टोटल एरिया नहीं लिखते, प्लेनेट का टोटल एरिया नहीं लिखते। क्या पूरे एरिया पे एनर्जी गिर रही है? नहीं। क्या आगे वाले पोर्शन पे गिर रही है? उसमें भी आगे का भी प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है? ये तुम्हें इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? प्रोजेक्टेड का मतलब है कि इसको कंप्रेस करो। क्या करो? इसे कंप्रेस करो। जब इसको कंप्रेस करोगे तो एक बात बताना, एक कटोरा है और उसको कंप्रेस करोगे तो क्या बनेगा? क्या प्लेट बनेगा? तो यहां पर जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो ये जो एरिया लेते हैं ये प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोजेक्टेड एरिया। टोटल एरिया नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सोचना आराम से।
क्योंकि वो जो एनर्जी पहुंच रही है वो पूरे एरिया पे नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा भी होगा, मान लो ये रहा, जो रेडिएशन यहां से आ रहे हैं, तो रेडिएशन ऐसे भी निकल जाएगा इस तरीके से, देखना जैसे कि इसी लाइन में आ रहा है, लेकिन जस्ट टच करते हुए ऐसे भी चला जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अगर इस कर्व सरफेस की जगह यहाँ प्लेट होती, क्या होती यहाँ पे, प्लेट, तो उस प्लेट से टकराने वाले तो सारे रेडिएशन इस स्फीयर से टकराएंगे ना भाई। तो जब आप यहाँ पर ये एरिया लिखेंगे तो टोटल एरिया नहीं लिखेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लिखेंगे। और एक बात बताना, उस प्लेनेट का प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा एरिया होगा, आर पी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लेनेट का। क्या समझ में आया? दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड। इस बात को हमेशा याद रखना कि मान लो कोई लाइट इस तरीके से आ रही है, तो हमेशा यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा लिया जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। अगर तुम्हें समझ में ना आता हो कि सर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा ऐसे रख दो स्पेयर, यहां से लाइट गिराओ, इसकी शैडो बनेगी यहाँ पे, उस शैडो का शेप बताओ कैसा होगा, क्या एक डिस्क जैसा होगा, दैट इज प्रोजेक्टेड एरिया। नोट डाउन दिस। जितने एरिया में उसने एनर्जी को ब्लॉक किया, हम वही एनर्जी लेंगे। अगर मैंने एक स्पेयर यहां रख दिया और यहां से लाइट अगर गिर रही है, तो यहां पर शैडो जो बनेगी वो शैडो कैसी बनेगी, डिस्क। कैसी बनेगी, डिस्क। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वो एनर्जी जो डिस्क पे गिरने वाली थी वो नहीं गिर पाई, क्योंकि वहीं पे तो शैडो है। शैडो का मतलब क्या, वहां पे लाइट नहीं पहुंची है, मतलब उसने उस एनर्जी को क्या कर दिया, ब्लॉक। अगर उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया तो उसी को उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया। नोट डाउन। यहां से आप पीएस की वैल्यू रख सकते हैं, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिएगा भाई, अब इन कॉन्सेप्ट्स का कैसे यूज किया जाता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ पता होना चाहिए कि सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय अ प्लैनेट, it is the energy received by a planet per second per unit area, per second per unit area। देखना भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछने वाला कैसे सवाल पूछ सकता है, मान लीजिए ये एक स्पेयर है, इसका रेडियस है आर, बॉडी का टेम्परेचर है T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS। कितना है, TS। यहाँ पे अपन ने एक हीटर लगा रखा है, ये हीटर जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो कर रहा है P। कितनी कर रहा है, P। यहां से लाइट गिर रही है, पैरेलल बीम आ रही है, क्या आ रही है, पैरेलल बीम, इस तरीके से। और यहाँ पे जो पैरेलल लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी है आई, इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई। ये आई लिख लेना, आई इज व्हाट, आई इज इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल बीम। ठीक, पैरेलल बीम की इंटेंसिटी आई दी हुई है, हीटर की पावर पी दी हुई है, बॉडी का टेम्परेचर T1, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS। बॉडी स्टेडी स्टेट में है, किसमें है, स्टेडी स्टेट में। तो लिखे, फाइंड द टेम्परेचर, ये जो T1 है ना, इसी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी if it is in steady state, find the temperature of a body if it is in steady state। बॉडी का टेम्परेचर बताएं अगर ये स्टेडी स्टेट में है तो। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, जितना आएगा उतना, पक्का।
तो देखना ध्यान से, यहां पर कहां कहां से आ रहा है? क्या हीटर से आ रहा है भाई? हीटर से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी मिली? पी। हाँ या ना? अरे मिली या नहीं मिली? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, यहां से पैरेलल बीम आ रही है, इसकी वजह से कितनी एनर्जी मिलेगी? तो मैं लिखूंगा आई, दिस इज द इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझ आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा एरिया लोगे? क्या प्रोजेक्टेड एरिया लोगे? और वो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एनर्जी हीटर से मिली, ये एनर्जी बीम से मिली। इसके अलावा और कई एनर्जी मिल रही है क्या? हाँ मिल रही है ना, सराउंडिंग से। किससे? सराउंडिंग से। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भूल गए क्या? क्या सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा? अरे हाँ या ना? तो सराउंडिंग से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो कितना करेगा? अगर ये ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा ए इंटू टी एस की पावर 4, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एमिट करेगा, तो एमिट कितनी करेगा? सिग्मा ए इंटू टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी की पावर 4, इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान से कैसे लिखा है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको साफ साफ दिखाई दे गया होगा। यहां से यहां पे ए क्या? ए 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मुझे टीवी निकालना है? क्या इसको डिवाइड कर दूंगा सिग्मा ए को, क्या मेरा टीवी आ जाएगा भाई? बस इक्वेशन लिखना आना चाहिए, दैट्स ऑल। बस मैं और कुछ नहीं लिखना सिखा रहा। जितना आया उतना गया स्टेडी स्टेट में। कहां कहां से आ रहा है? हीटर से आ रहा है, बीम से आ रहा है और सराउंडिंग से आ रहा है। ये वाला टर्म कितने लोगों को समझ आया? ये समझ आया कैसे आया? क्या याद है? इतनी एनर्जी पर सेकंड वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और इतनी एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। एब्जॉर्ब 3 तरीके से कर रहा है। एब्जॉर्ब 3 तरीके से कर रहा है। आपको याद हो उस दिन मैंने जब फ्लो डायग्राम बनाया था पानी वाला, उसमें साइड में एक नल की टोंटी भी लगाई थी। कुछ याद आ रहा है? ये वही है, ये एक्सटर्नल सोर्सेस। ये क्या है? वही एक्सटर्नल सोर्सेस। एक तो बीम, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? इसका एरिया क्या? ये प्रोजेक्टेड एरिया लोगे? ओके, नोट डाउन दिस। एक और चीज देखना, मान लीजिए यहां पर एक सोर्स रखा हुआ है जो कि एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक? यहाँ पे R1 रेडियस पर एक प्लेट रख दी गई जिसका एरिया है मान लो A1। कितना है एरिया? A1। सेम प्लेट को ही मैंने R2 दूरी पर रख दिया, प्लेट सेम है, मतलब एरिया दोनों प्लेट का क्या है? A। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, जिसकी पावर P है, जिसकी पावर P है। पावर P होने का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आपसे सब ये पूछना चाहूंगा, किसको रोशनी ज्यादा मिलेगी, इसको या इसको? ए को या इसको? ये ए और ये बी, किसको ज्यादा मिलेगी? ए को या बी को? कौन कहता है बराबर मिलेगी? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? बिल्कुल ही है। ये तो कॉमन सेंस लगा लो। एक बल्ब जला दो, पास वाले को ज्यादा रोशनी मिलेगी, दूर वाले को कम रोशनी मिलेगी। कभी ये समझ में नहीं आता तुम्हें? यहाँ पे बल्ब जला दोगे, क्या पूरे रूम में हर जगह सेम ब्राइटनेस होगी? यहाँ कोने में बैठे हुए वहां पे ये जो ट्यूबलाइट जल रही है, जितनी रोशनी यहाँ पर है उतनी रोशनी यहाँ इसकी वजह से पीछे भी है क्या? नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि बराबर नहीं होगा। जो लोग बता रहे हैं कि बराबर होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना होगा? कितना होगा? तो अभी मैंने बोला कि निकाल लो। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको कितनी एनर्जी रिसीव होगी, तो क्या इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लिख सकते हो? मैं पूछूं कि इसको कितनी पावर रिसीव होगी, तुम कहोगे इस पे इंटेंसिटी बताओ, तुम बोलोगे P अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। अरे हाँ या ना? स्पेरिकल फॉर्म में जा रहा है। क्या यहाँ पे P अपॉन 4 इतनी इंटेंसिटी होगी, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। नहीं आया? और इसको कितनी मिलेगी? P अपॉन
4πr²। क्या ये इंटेंसिटी होगी? बताओ, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है इनटू एरिया। क्या सेम है क्या? तो बताना, जो पावर रिसीव्ड होगी, क्या वो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है? क्या ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स में होगी या नहीं होगी? मतलब दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। एक प्लेट पास में रखी, एक प्लेट दूर ले जा करके रख दी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पहले एक प्लेट रखी थी 2 मीटर पर, कितने पर? 2 मीटर पर, तो उसको एनर्जी कुछ मिल रही होगी। अब उस प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा के 2 से 4 कर दिया, 2 से कितना कर दिया? 4। तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि कितनी एनर्जी कम हो गई होगी। मान लो अगर 2 मीटर दूर रखने पर जो एनर्जी थी वो 10 जूल मिलती थी, कितनी? 10 जूल। तो 4 मीटर दूर रखने पर उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? क्या निकाल पाओगे? आपको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस डबल हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ? डबल। क्या वो 1/4 हो जाएगा? तो 1/4, तो 10 का 1/4 कितनी मिलेगी? 2.5। समझो इस बात को। यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। तो किसी को भी कितनी पावर रिसीव होगी ये निकालने का तरीका है कि पहले उस पॉइंट पे आप निकाल लें कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी एनर्जी पहुंच रही है, और फिर वहां पे जो भी चीज रखी गई है उसके एरिया से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। और अगर कोई पॉइंट सोर्स है, ये कैसा सोर्स था? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब लाइक अ बल्ब। तो पॉइंट सोर्स की वजह से जब रेडिएशन स्प्रेड होंगे तो वो रेडिएशन स्पेरिकल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? स्पेरिकल फॉर्म में होंगे। दैट्स ऑल। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। एससीवी को अच्छे से सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन एससीवी का इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर पूरा लिंक है 12th क्लास से। ठीक है, 12th क्लास में जाओगे, अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्मूथ निकल जाएगा। अदरवाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह तुम भी स्ट्रगल कर रहे होगे। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं तुम्हें कोई टफनेस आई होगी। ठीक है, कहीं लगा तुम्हें कोई टफ है? कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन है। रेडिएशन में कुछ नए टर्म्स है, पढ़ते समय अगर पहली बार उन चीजों का ध्यान दे ले तो वहां पे कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं आता। क्या हो पाएगा? चलिए एक पेज छोड़िए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी शॉर्ट फॉर्म है, वैसे तो नाम है इसका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, पहले हम केटीजी पढ़ेंगे, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, शायद 1.5 से 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम एंटर होंगे थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट पर। केटीजी एक ऐसा टूल है जिस टूल की जरूरत पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केटीजी में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसमें से बहुत सारी चीजें, लगभग हम ये कह सकते हैं 70 to 80% चीजें आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब आपने आइडियल गैस पढ़ा था तो वहां पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वाइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आई होप सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं उन सब चीजों पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्फेसाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद की जाएगी कि आप लोग एक बार पेज पलट के वो आइडियल गैसेस में जो भी बेसिक बेसिक चीजें बताई गई थी, एटलीस्ट वो बेसिक चीजें आप सभी को क्या रहे, याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर केटीजी में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो चीजें आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई गई हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वो चीजें जो कि आगे वाले चैप्टर में हमारे लिए यूज आएंगी।
क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो बहुत कम जाता है, लेकिन एक ऐसा टूल है जिस टूल की हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे सवालों को इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। और थर्मोडायनेमिक्स तो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स अभी आपको फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन कब? 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप एक सब्जेक्ट में पढ़ लीजिए इस चीज को अच्छे से, तो इससे क्या आपके लगभग 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, कहां तक पहुंच गए? बोर्स पोस्टुलेट चल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिया? अच्छा ठीक है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है। ठीक है, जैसे अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। जब आप 12th क्लास में जाएंगे और जब 12th क्लास का एंड चल रहा होगा तो वहां पे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, तो वहां पर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स वाले, मतलब हम लोग भी पढ़ाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन ये है कि काफी सारी चीजें सिमिलर होती हैं जो मैच करती हैं केमिस्ट्री से, तो उनको हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्टूडेंट्स अपने आप ही समझ जाते हैं। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सिमिलर होते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि एक जगह पढ़ो और फिर इसके कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी यूज करो और केमिस्ट्री में भी यूज करो, तो एक चैप्टर पढ़ करके आपके लगभग 2 सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब तक के पूरे थर्मल फिजिक्स में, जो कुछ भी पढ़ा आपने, इंपॉर्टेंट सभी था, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे सर तो हर चैप्टर में यही बोलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं बहुत सिंपल सा, कि आपके पास प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस के सवाल है, ठीक है, आपके पास इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, इनके भी सवाल हैं आपकी शीट में, और थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी के भी हैं, तो एक बार काउंट कर लीजिएगा, अपने आप देख करके समझ में आ जाएगा। जब आप थर्मोडायनेमिक्स के सवाल देखेंगे तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि हर साल जेईई एडवांस में सिर्फ और सिर्फ केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से कम 2 से 3 सवाल आने तय हैं। पिछला जो सेक्शन तुमने अभी तक पढ़ा, इलास्टिसिटी, थर्मल, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, ठीक है, इन सबको मिलाकर के जितने सवाल आएंगे उतने इसमें से आएंगे। तो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना हो तो पढ़ो, और वैसे तो तुम नहीं पढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना पढ़ाया जाए तमीज से कर लो। वैसे आप आजकल देख ही रहे होगे कि थर्मल फिजिक्स में ज्यादातर सवाल तुमसे हो ही जाते होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर पहली बार अच्छे से पढ़ा है तो। टर्म्स एंड कंडीशन पहली बार अगर अच्छे से पढ़ा है, क्लास में, मेरी क्लास में अगर एक एक बात को आप ध्यान से सुन रहे हो, क्योंकि मैं वहीं पर इंफेसाइज करूंगा जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर हर एक एक बात आपने ध्यान से सुनी है तो डेफिनेटली ये चैप्टर्स आपको वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स में से एक लगेंगे। और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने इधर उधर से मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज किया, फालतू के सस्ते जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करी, इफ यू विल ट्राई टू फाइंड द सम शॉर्टकट्स, कहीं से कोई वीडियो मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोलैप्स, खत्म, टाटा, बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता। दावे के साथ बोल सकता हूँ, डेट भी नोट कर लेना और सर ने जो स्टेटमेंट बोला है वो भी नोट कर लेना, पुराना एक्सपीरियंस है इसलिए बता। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहां पर अब हमारे लिए सिस्टम हमारा बदल चुका है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम अब जिस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज ऑल अबाउट गैस। यहां पर हम गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे, और उसमें भी गैसेस में भी एक वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन जो कि हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट? आइडियल गैस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में आइडियल तो कुछ भी नहीं, एक रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो कर सकता है अंडर सम कंडीशंस, लाइक लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहेगा तो वहां पर वही रियल गैस कुछ वैसा बिहेवियर शो करेगा जैसा कि मैं आइडियल एक कॉन्सेप्ट बना करके यहां पे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्यों पढ़ रहे हैं आइडियल, हम तो रियली पढ़ेंगे। मैंने कहा कि चीजों को समझने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप मूव करना, है ना। आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट वर्जन पढ़ाया जाए, जब आपको सिंपलेस्ट चीजें समझ में आ जाए, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आपको सिंपलेस्ट चीजें समझ में आ जाए तो फिर हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसा आपने पहले भी किया है एनएलएम में, जब आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा तो आपने सबसे पहले आइडियल पुली और आइडियल रस्सी के बारे में ही पढ़ा, फिर बाद में जाकर के रोटेशनल में आपने रियल पुलिस भी देखी और रियल स्ट्रिंग्स भी देखी थी।
तो वही है कि हम यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि गैसेस के बिहेवियर को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है, दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल ऑफ द डायरेक्शंस। और मॉलिक्यूल इतना छोटा है, मॉलिक्यूल अपने आप में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट है कि आप किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके उससे नहीं पूछ सकते भाई तू किधर जा रहा है, कितने कोलिजन करने वाला है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज अ मोशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो फिर क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे, आइडियल। इंटरेस्टिंग बात है कि फिजिक्स में तो हम रियल गैस की चर्चा ही नहीं करेंगे, रियल गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस फॉर द फिजिक्स। केमिस्ट्री में तो फिर भी आपने थोड़ी बहुत चर्चा करी होगी, वेंडर वॉल फोर्सेज और फलाना डिलाना और पता नहीं क्या क्या, P + AN² अपॉन V², वॉट जो भी है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमने जब बोला कि हमारा जो मॉडल है, जिस मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट मॉडल इज आइडियल गैस, तो उस आइडियल गैसेस के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, और उन एजम्पशंस को मानते हुए ही हम पूरे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वो एजम्पशंस हम इसलिए ले रहे हैं जिससे हम गैसेस के मॉलिक्यूलर बिहेवियर को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए, दैट्स ऑल। ठीक है, अदरवाइज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के, माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल के लेवल पर जाकर के आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उसको स्टडी कर पाए, क्योंकि आपने आज तक की जो मैकेनिक्स पढ़ी है वो सारी मैकेनिक्स वहां उस लेवल पे जाके क्या हो जाएगी, फेल। क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है वो आराम नहीं कर रहा है तुम्हारी तरह, जो मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन कर रहा है, और वो मोशन जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो हर एक सेकंड में कम से कम 10⁸ टाइम्स कोलिजन करता है। तुम सोच भी नहीं सकते, 10⁸ टाइम्स कोलिजन कर रहा है। कैन यू इमेजिन, जितनी छोटी तुम्हारी सोच हो सकती है ना, जितना छोटा तुम सोच सकते हो, जितनी देर में तुम वो सोच पाओगे ना, उतनी देर में तो वो इतनी बार क्या कर चुका होगा, कोलिजन्स कर चुका होगा। हम यहाँ पर ऐसा सवाल नहीं कर पाते, इसमें एक कोलिजन हो रहा हो, उसमें हमारा तेल निकल जाता है, ये फाइनल वेलोसिटीज बता दो जस्ट आफ्टर द कोलिजन, अरे भाई ये क्या पूछ लिया गया। तो वहां पर अगर आप एक मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू यार, क्या पढ़ोगे उसके बारे में, जितनी देर में तुम उसको समझने की कोशिश करोगे उतनी देर में वो वहां से गायब हो जाएगा। जहां वेलोसिटी होगी वहां वो नहीं होगा, जहां वो होगा वहां वेलोसिटी, अरे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के इंडिविजुअल हर एक मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकें, पहली बात। तो फिर क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक मतलब मोटे तौर पे जो हमें दिख रहा है, और हमें क्या दिख सकता है, हमें उसका प्रेशर दिख जाएगा, मतलब जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, हम उस गैस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, उस गैस के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एक आइडियल गैस के बिहेवियर को डिटेल्ड में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसको स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लिए, क्या लिए हैं, एजम्पशंस लिए। हर एजम्पशन अपने आप में बहुत गहरी बात कहता है, लोग एजम्पशन पढ़ते ही नहीं, कहते हैं अरे ये तो थ्योरी होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिसने एजम्पशंस को बहुत ध्यान से समझ लिया, हर एजम्पशन की गहराई तक पहुंच गया, उसकी जो डेप्थ है उसको समझ पाया, तो उसके बाद इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक एजम्पशन अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल करके तुम्हारे सामने जाएगा। हर एजम्पशन के पीछे कोई ना कोई एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक होगा। तो हम यहाँ पर आज की क्लास में हर एक एजम्पशन को समझेंगे, मैं हर एक स्टेटमेंट पहले लिखवाऊंगा और फिर उस एजम्पशन के पीछे की क्या क्या कहानी है उसको बताऊंगा, फिर उसके बाद अगला एजम्पशन लिखवाऊंगा, फिर उसकी कहानी को समझाऊंगा। और इस तरीके से जो भी एजम्पशंस हमने कंसीडर किए टू स्टडी द मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस, उस हर एक एजम्पशन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा, शांति से बैठ करके देखना होगा, यहाँ पे उस तरीके का माहौल नहीं बनेगा कि मैंने सवाल दिया तुमने सॉल्व किया, मैंने सवाल दिया तुमने सॉल्व किया। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, स्पेशली केटीजी तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, पीवी बराबर एनआरटी वाले, प्रेशर वॉल्यूम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, बताइए भाई टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये सारे सवाल आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में कर चुके हैं, किसमें कर चुके हैं, केमिस्ट्री में। तो इस तरीके के सवाल आपको नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखिए assumptions of KTZ, assumptions of KTZ।
स्टेटमेंट नंबर 1, all gases are made up of the molecules, all gases are made up of the molecules moving randomly in all of the directions, moving randomly, all gases are made up of the molecules moving randomly in all of the directions, moving randomly in all of the directions. मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ गैस, ठीक है, हमारे लेवल पर हम यहां पर ये मान करके चलते हैं कि सभी मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो सैंपल है, सैंपल, वो सैंपल क्या है, एक कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स। क्या ये गैस मॉलिक्यूल क्या रेस्ट पर होंगे भाई, ये मूव कर रहे होंगे। अब सवाल ये उठा क्या ये किस दिशा में जा रहे हैं, तो इनका जो मोशन है वो रैंडम है। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 2 3 है या बहुत सारे हैं। क्या ये सैंपल बहुत बड़ा है आपके लिए? आप खुद सोच सकते हैं कि एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23, क्या इतने मॉलिक्यूल होते हैं? 10 की पावर 23 इतना बड़ा नंबर है बेटा कि अगर इतना पैसा तुम्हारे पास आ गया तो तुम क्या, तुम्हारे आने वाली अगली 4 पीढ़ी आराम से चिल काटेगी दुबई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे सैंपल के अंदर सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे सैंपल के अंदर आज एक या दो चीजें नहीं है, हमारे सैंपल के अंदर आज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन की बात करते हैं तो हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एवरेज लेवल पे बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज लेवल पे हम बात करें तो रैंडम मोशन की फील को समझिए। रैंडम मोशन की फील ये कहती है कि अगर हर एक सेकंड में एक्स एक्सिस के अलोंग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो गारंटी है ऑन एन एवरेज मैं ये बोल सकता हूं कि y और z एक्सिस के अलोंग भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही मूव कर रहे होंगे, दैट इज एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रैंडम मोशन हो रहा है और सभी मॉलिक्यूल्स की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का समेशन कर दूं, सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, ये है एवरेज वेलोसिटी, तो गारंटी है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 0, क्योंकि रैंडम वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस इज नॉट अ स्पीड, दिस इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। और मैं उम्मीद कर सकता हूं एवरेज निकालना आपको आता है। हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का वेक्टर समेशन करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करो, क्या आ जाएगा भाई? तो ये एवरेज वेलोसिटी। मैं गारंटी से, लोगों ने कहा आपने कैसे बोल दिया बिना कैलकुलेट किए 0 ही आएगी। मैंने कहा मेरा दावा। अरे दावे नहीं, फिजिक्स चल रही है, लॉजिक दीजिए भाई साहब। ये दावे वावे क्या है, मतलब ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी चल रही है। नहीं, ये हम नहीं मानते, एक्सेप्ट ही नहीं करते ये सब। बिल्लू एकदम से उछल के खड़ा हो गया, उसने कहा ये तरीका क्या है, बिना प्रूफ किए कैसे 0 लिख दिया, प्रूफ करो इसको। मैंने कहा ठीक है भाई। बिल्लू रॉक्स और वाई सॉक्स। मैंने कहा बिल्लू बेटा बैठो, ठंड लो ठंड। हमने कहा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए रूम है और इस रूम के अंदर 10 दरवाजे लगे हुए हैं। कितने दरवाजे लगे हुए हैं? 10 दरवाजे लगे हुए हैं, जिन दरवाजों से आप इस रूम के बाहर जा सकते हैं, जिन दरवाजों से आप इस रूम के बाहर जा सकते हैं। और मान लीजिए इस रूम के अंदर अगर तुम्हारे जैसे 50 मच्छर हैं, क्या है? मच्छर है, ठीक है, लाइक यू, ठीक। तो अगर सारे दरवाजे एक साथ खुले और सारे मच्छरों को ऑर्डर किया कि एग्जिट, यहां से बाहर निकलना है, यहां से बाहर निकलना है, तो देखना जब वो मच्छर बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर गेट से ज्यादा मच्छर निकल जाए। 50 है ना, कि सबसे 5-5 ही निकलेंगे? है ऐसा जरूरी है? बताओ, ले सकते हो गारंटी की? नहीं सर, सबसे बराबर बराबर निकलेंगे। हो सकता है कि जब ये ऑर्डर मिला सबको, जब ये ऑर्डर मिला कि एग्जिट, बाहर निकलो भाई, तो हो सकता है कि सारे मच्छर इधर ही कहीं घूम रहे थे, तो उनके बगल में पास में जो गेट था वहां से निकल जाएंगे। भाई तुम हो, मान लो तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे पास में जो गेट होगा, तुमसे बोला गया आग लगी भागो यहाँ से, तो तुम ये थोड़ा ना सोचोगे मेरा फेवरेट गेट तो वो है, या तुम ये थोड़ा ना मेरा दोस्त वहां से निकल रहा है तो मैं भी।
तो मैं तो भैया उस समय अपनी जान की पड़ी है। किसकी पड़ी है? जान की। तुम्हें तो बाहर निकलना है, जो गेट तुम्हारे बगल में होगा कि वहीं से कूद के बाहर जाओगे या नहीं जाओगे। तो ऐसा क्या ये जरूरी है कि हर गेट से यूनिफॉर्मली बराबर नंबर ऑफ मच्छर बाहर निकलेंगे? अरे है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि सैंपल के अंदर कितने मच्छर हैं? 50। इन्फिनिटी। अभी इनफाइनाइट बनाते हैं, रुको तुम्हें। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इस रूम के अंदर आपके पास 10 लाख मच्छर हुए। कितने मच्छर हुए भाई? 10 लाख मच्छर भरे हुए हैं। खचाखच स्टेडियम फुल है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर इलाके में मच्छर ही मच्छर है। एक साथ गेट खुले 10, एक साथ गेट खुले 10। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हर गेट से बराबर मच्छर निकलेंगे, क्या लगता है सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? क्या लगभग हर गेट से बराबर मच्छर निकलेंगे भाई? हाँ, हो सकता है कि मान लो एक आध गेट से एक आध हजार कम ज्यादा चले जाए। एक आध, अरे 10 लाख में 1,000, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाए जमीन पर डले हुए, तो तुम क्या 1,000 दोस्त को देने में शर्माओगे क्या? बंदर साहब तुम्हारी बात नहीं चल रही है, ठीक है, 10 रुपए भी नहीं देंगे, ठीक है। अरे 1 लाख में, मेरी कहने की बात को नहीं समझते यार तुम, फील की तेल लगा देते हो यार। मेरा कहने का मतलब समझो कि 10 लाख में वो 100 या 1000 क्या बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है? बहुत छोटा नंबर है। तो क्या ऑन एन एवरेज, बिना, क्या मैं हर गेट पर गार्ड को खड़ा करूंगा कि भाई गिनियो कितने मच्छर जा रहे हैं? क्या खड़ा करने की जरूरत है क्या किसी को? मेरा सैंपल का साइज बहुत बड़ा है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि काउंट नहीं किए जा सकते। तो मैंने कहा एवरेज मेथड लगाओ, गारंटी से बोला जा सकता है कि अगर 10 गेट खुले तो लगभग ऑन एन एवरेज हर गेट से जो मच्छर बाहर निकलेंगे, क्या सबकी संख्या सेम होगी या नहीं होगी? अरे हाँ या ना में जवाब दें। इसका मतलब यहां पर यह भी बोला जा सकता है, अगर सैंपल का साइज इतना बड़ा है तो हर एक सेकंड में अगर 100 मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गए, तो गारंटी है कि 100 मॉलिक्यूल नेगेटिव के अलोंग जाएंगे, 100 ही पॉजिटिव वाई के अलोंग जाएंगे, 100 ही नेगेटिव वाई के अलोंग जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं? ये सैंपल के अंदर एक दो मॉलिक्यूल है या बहुत सारे? क्या मिलियंस 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं क्या? क्या कोई दिक्कत वाली बात? अरे नहीं आज समझ। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पहले पोस्टुलेट से हमको ये समझ में आ गया कि ऑन एन एवरेज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज है तो ऐसे लिख लेते भैया, 2 एरो लगा देते। और साथ ही साथ एक और सुन लेना, ये भी बोला जा सकता है कि एवरेज वेलोसिटी एक्स के अलोंग, एवरेज वेलोसिटी वाई के अलोंग, एवरेज वेलोसिटी जेड के अलोंग, क्या तीनों दिशा में सेम होगी? अरे हाँ या ना में जवाब देना। क्या क्लियर है भाई? तो ये था पहला पोस्टुलेट की इंपॉर्टेंस, कि मतलब हमारे लिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन खास नहीं है। मैं चाहे इसको एक्स ले लूं या इसको वाई ले लूं या इसको जेड ले लूं, या फिर इसको एक्स ले लूं, इसको वाई ले लूं या इसको जेड ले लूं, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि हर दिशा उस मॉलिक्यूल के लिए एक जैसी है। हर दिशा उस मॉलिक्यूल के लिए एक जैसी है। इस बात को आप ऐसे भी फील कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है और मैं आपसे पूछूं कि उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है, तो मैं कहूंगा कि जो पॉजिटिव एक्स में वही पॉजिटिव वाई में वही पॉजिटिव जेड में, मतलब दुनिया की हर दिशा में उसके मॉलिक्यूल के जाने की संभावना क्या है? सेम। घुस रही है? लिखो अगला स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सेकेंड। ये क्या है? ये टाइम बॉम्ब लगा रखा है तुमने? है नहीं, साइलेंट। अभी रुक जाओ, फोन दो, तोड़ दिया फोन, अभी रुक जाओ। फोन ही ऐसा है भाई का। सेकेंड स्टेटमेंट लिखें, द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल is much smaller, the size of a molecule is much smaller as compared to the average separation, as compared to the average separation among the molecules, as compared to the average separation among the molecules. ये स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाहता है, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। वो कह रहा है भैया मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत कम है एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। ये आपको ये बताना चाह रहा है, इफ यू वांट टू कंसिडर द वॉल्यूम,
जब भी हम बात करेंगे वॉल्यूम की और वो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब स्पेरिकल अगर मान लो इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, वो तो इतने से में आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहां पर गैस को रिलीज किया तो वॉल्यूम का हमारे लिए मतलब होता है कि वो फ्री स्पेस, जिस फ्री स्पेस में वो गैस घूम सकती है। तो जैसे आप यहाँ पे गैस को रिलीज करोगे, जाओ जिंदगी जियो अपनी, तो जैसे ही गैस यहाँ पे रिलीज होगी तो क्या लगता है वो तुम्हारी तरह यहीं बैठी रहेगी? क्या लगता है? क्या गैस जो है वो पूरे इलाके में धुएं की तरह फैलना शुरू हो जाएगी? क्या मानते हो या नहीं मानते हो? अगर मैं ये बात मानते हो तो जरा ध्यान से देखना, ये गैस जब स्प्रेड होना शुरू होगी तो क्या तुम्हें लगता है क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा? क्या हर दिशा में डेंसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर का मतलब होता है वो स्पेस जो स्पेस इन मॉलिक्यूल्स को मिला टू मूव, क्योंकि ये गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जितना उसको मिल जाए। उसका खुद का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है। तुम अगर इन सब गैस मॉलिक्यूल को उठा करके एक डिब्बे में बंद करना चाहो तो तुम्हें पता है उस डिब्बे का साइज कितना बड़ा होगा? मच्छर के बराबर। कितना बड़ा? मच्छर के इतना छोटा सा डिब्बा लाओ और सब बंद हो जाएंगे, इतने छोटे होते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन खास बात, जैसे उस डिब्बे को खोलोगे तो ये जो महक है इस गैस मॉलिक्यूल की, ये पूरे इलाके में फैल जाएगी, ये पूरे इलाके में फैल जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम है, ठीक है, अब परफ्यूम को आपने इस तरीके से स्प्रेड किया तो क्या लगता है तुम अगर ऐसे स्प्रेड करोगे तो इसी इलाके में घूमता रहेगा? नहीं, वो पूरे इलाके में क्या हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। मतलब गैस वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जो कि उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है या जो भी उसको फ्री स्पेस मिलता है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी हम कहें वॉल्यूम ऑफ अ गैस तो बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम ऑफ अ गैस का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर होगा। बी केयरफुल, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। लोग कहते हैं सर गैस तो बदली नहीं तो वॉल्यूम कैसे बदल गया? मैंने कहा कंटेनर बदल गया तो वॉल्यूम बदलेगा या नहीं बदलेगा? हाँ या ना? ठीक है, नोट डाउन दिस। तो इस पॉइंट को एक और लिख लेगा, फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट, नहीं थर्ड नहीं, उसी में लिख लो, फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, free space for the movement of gas molecule is called volume of a gas, is called volume of a gas. दूसरा पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या समझ में आ गया? ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is no force of attraction among the molecules, there is no force of attraction among the molecules, therefore potential energy due to the interaction, therefore potential energy due to the interaction is always zero, is always zero. चौथा पॉइंट भी लिख लेना, एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। all type of the collisions, all type of the collisions among the molecules, all type of the collisions among the molecules and walls and the molecules, wall and the molecules are elastic in nature, are elastic in nature. देखिएगा क्या कहना चाह रहा है वो, ये कह रहा है भाई साहब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं लग रहे होंगे। इफ समवन विल आस्क अस कि ये बताइए कि इस मॉलिक्यूल पे इसने कितना फोर्स लगाया, तो इसके द्वारा लगाया गया इस पे फोर्स क्या होगा? जीरो। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर सिर्फ और सिर्फ
तभी फोर्स लगाएगा जब उससे टक्कर करेगा। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक आपस में इनके किसी भी तरह के इंटरेक्शन की वजह से जो भी फोर्सेस हैं उनको नेग्लेक्ट करेंगे। उनको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि आपस में इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब देयर इज नो इंटरनल फोर्सेस। अगर इंटरनल फोर्सेस नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। क्या नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस के लिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? जीरो। जब भी बात की जाएगी टोटल एनर्जी की, किसकी बात की जाएगी? टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी वैसे तो सम होता है किसका? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का, लेकिन आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? जीरो। तो टोटल का मतलब ही सीधे सीधे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। टोटल का मतलब तुम्हारे लिए सीधे सीधे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक ही तरह की एनर्जी होगी, एंड दैट इज ड्यू टू द मोशन। एंड ड्यू टू द मोशन जो एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जे वाली पोटेंशियल एनर्जी, वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जैसे वर्ड का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If I will say what is the total internal energy of the gas sample, तो वो total internal energy is just because of the kinetic energy of a gas molecules. That's all. अब अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कहता है कि यहां पर जब मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा या फिर कोई मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा, दो ही तरीके के कोलिजन हो रहे हैं। या तो मॉलिक्यूल खुद मॉलिक्यूल से टकराए अपने भाई बंधुओं से, या फिर दीवार से जाकर के टकराए। दीवार मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर। इस दौरान वो मॉलिक्यूल किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, मतलब उस सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोलिजन्स हैं ये इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। कैसे कोलिजन्स होंगे? इलास्टिक कोलिजन। आई होप आपको याद होगा इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन। ड्यूरिंग द कोलिजन इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, क्या हम उसे इलास्टिक कोलिजन बोला करते थे? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी गिवन सिस्टम की एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल इस रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, आप यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल को छोड़ करके चले गए चाय पीने के लिए, थोड़ी देर बाद चाय पी करके आए, फिर देखा कि गैस मॉलिक्यूलों ने आपस में लड़ाई करी, टक्कर मारी, एक दूसरे को दीवार को टक्कर मारी, थक गए, एनर्जी खत्म हो गई। जब लौट करके आए तो देखा कि सारे गैस मॉलिक्यूल गैस जमीन पे पड़े हुए मिले हैं तुम्हें। तुमने कहा कहाँ गए? वो कह रहे हम नीचे डले हुए। कहाँ गए भैया? एनर्जी खत्म। इस तरीके का कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। टोटल एनर्जी ऑफ अ कंटेनर, इंपॉर्टेंट बात, टोटल एनर्जी ऑफ अ कंटेनर। जैसे कि सपोज ये रहा तुम्हारे पास कंटेनर, और इस कंटेनर को किसी टी टेम्परेचर पर रखा हुआ है। जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर को नहीं बदल रहे, तब तक इस सिस्टम की टोटल एनर्जी भी नहीं बदल सकती। मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर आप टेम्परेचर बदल रहे हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी बदल सकती है, अदरवाइज टोटल नहीं बोलना चाहिए, इंटरनल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन्स में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट फटाफट लिखें। In a steady state, the density and the distribution of the molecules, the density and the distribution of a molecule with the different velocities, are independent of the position, direction and time. Position, direction and time. Next point. ये बात मैं बता चुका हूं। स्टेडी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, जो कि आपके डायरेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा फटाफट।
real gases at high temperature and a low pressure. Real gases at the high temperature and a low pressure behaves like ideal gas. Behaves like an ideal gas. तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनका हम आगे जाकर के यूज करेंगे, तो याद रखिएगा। आप अगर चाहें तो एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं। आप एससीवी में एक चैप्टर है जिसका नाम ही केटीजी है। चैप्टर नाम याद नहीं है, लेकिन नाम मतलब नेम याद, नंबर याद नहीं है, नाम तो यही है, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वहां पे पहले वाले पेज को आप पढ़ करके आइएगा। इसके आगे की चैप्टर बिल्कुल वॉल्यूम 2 में, पूरा थर्मल फिजिक्स वॉल्यूम 2 में ही है, वॉल्यूम 1 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको आप पढ़ करके आइए, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या होमवर्क नोट डाउन कर चुके हो? चलिए भाई फिर चलते हैं।